जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस मंत्रा। दोस्तों, आज इस सेशन में अपन दिल्ली सल्तनत के आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनल किंगडम्स को। और जो रीजनल सल्तनतों का क्रिएशन हुआ था, एक्चुअली दिल्ली सल्तनत पूरे समय पावरफुल नहीं रहा था। तुगलक डायनेस्टी के बाद वो कमज़ोर हो गया था, तो उसका काफ़ी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था। तो उस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के साथ में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सल्तनतें बन गई थी, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, उसके बारे में अपन देखेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सल्तनतों का क्रिएशन हो गया था। एक तो ये आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो देखेंगे इसे इस सिस्टम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा जो कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री बाकी था सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी का, वो भी कवर कर लेंगे। और फिर क्वेश्चंस देखेंगे ओवरऑल पूरे दिल्ली सल्तनत के। ये जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन एनडीए में इसके क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। किस ऑफिसर को किस ऑफिसर का क्या काम होता था, कौन से डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, दीवाने रियासत क्या होता था, अरीज़ ममालिक क्या हो, इस टाइप की जो चीज़ें आप देखते हो ना क्वेश्चंस वगैरह में, वो पूछ सकते हैं। तो वो रखिए मैंने जितना हो सकता है कि मुझे लगा कि जित जहाँ जहाँ से पूछ सकते हो सब इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं अपन। और हाँ, लिटरेचर्स भी पढ़ेंगे अपन। दिल्ली सल्तनत की जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती। जो दिल्ली सल्तनत की जो पूरी हिस्ट्री अपन बताते हैं, तो ये कैसे पता अपने को। तो उस ज़माने के बहुत सारे मिडाइवल पीरियड के हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कि अलग अलग समय में अलग अलग लिटरेचर्स लिखे, और उसमें हमको अलग अलग रूलर्स की और उनके इंतज़ाम की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है। तो वो सारे लिटरेचर्स कौन से थे, उनके राइटर्स कौन थे, ये भी अपन देखेंगे इस चैप्टर में। तो इसका कंटेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब अपन शुरू करते हैं। तो सैयद डायनेस्टी से शुरू करेंगे। देखो, सैयद डायनेस्टी अगेन इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो क्रोनोलॉजिकली सैयद डायनेस्टी तुगलक्स के बाद आई थी। तुगलक्स का डिक्लाइन 1398 में हो गया था। सैयद्स का राइज 1414 में हुआ था। 16 साल क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत में? फॉर 16 ईयर्स देयर वाज नो दिल्ली सल्तनत। क्योंकि ये वो 16 साल थे जब पूरे नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली, पंजाब और आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके, ये सारा रीजन तैमूर ने अपने किंगडम का एक हिस्सा बना लिया था। ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्दर्न इंडिया से मेरा मतलब दिल्ली के नॉर्थ के जो रीजन्स थे, दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ तैमूरिद एम्पायर। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ब्रेक हो गई थी, कोई भी नहीं था इन 16 सालों तक। नासिरुद्दीन महमूद आखिरी रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बोलते हैं उसको, वो आखिरी रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। उसके बाद कोई रूलर नहीं आया। 16 साल बाद जब तैमूर की डेथ हुई, 16 साल बाद नहीं हुई, तैमूर की डेथ तो पहले ही हो गई थी, लेकिन पहले तैमूर की डेथ हुई, फिर उसके बाद उसका जो सक्सेसर था शाहरुख मिर्ज़ा, उसकी भी डेथ हुई। तो ये सब चलते चलते 16 साल हो गए, और जो तैमूर का एम्पायर था वो कमज़ोर पड़ गया। तो फिर तैमूर ने जिस गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ था लाहौर में कि आप ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे मेरे लिए और मेरे को यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके दोगे, तो वो जो इंडिविजुअल था तैमूर का बिठाया हुआ गवर्नर, उसका नाम था खिज्र खान। ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, खिज्र खान, ये उसका नाम था। तो उसने देखा अब तैमूर नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा उस डायनेस्टी का जो मुझे कंट्रोल कर सके, तो उसने इंडिपेंडेंस अज्यूम कर लिया। और इंडिपेंडेंस अज्यूम करके खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी। तो ऐसे सैयद डायनेस्टी आती है। शॉर्ट लिव डायनेस्टी थी। 1414 से लेके 1451 के बीच में ही ये डायनेस्टी रूल कर पाई थी, उससे ज़्यादा रूल नहीं कर पाई थी, वीक थी। अब वो उसके रूलर्स वैसे नहीं थे। आखिरी रूलर इसके अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह इतना वीक हो गया था कि उसके अगेंस्ट जब अफगानों ने हथियार उठाए और रेबेलियन किया, तो वो समझ गया कि मैं विथ स्टैंड नहीं कर पाऊंगा इसको। तो उसने खुद ही थ्रोन एब्डिक्ट कर दी इन फेवर ऑफ बहलोल खान लोधी, जो मेन रेबल था उसके अगेंस्ट। और इस तरह से सैयद डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव डायनेस्टी है। और जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है, तो एक ही मेरे को एक
इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगा जो यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन के रूप में, वो एक टाइटल है जो इन सैयद डायनेस्टी के रूलर्स को एक्सक्लूसिवली मिला हुआ था, और वो जो टाइटल है वो है कुलदरा। ये जो कुलदरा है इसका मतलब क्या होता है, और ये टाइटल सैयद डायनेस्टी के रूलर्स को एक्सक्लूसिवली क्यों मिला हुआ था? कुलदरा बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ हेडगियर होता था। ये हेडगियर सैयद डायनेस्टी के रूलर्स ही पहनते थे, क्योंकि ये जो सैयद डायनेस्टी के रूलर थे इसमें सैयद जो इनका टाइटल था इसके बड़े अपने इम्पोर्टेंट मायने थे। इसके इम्पोर्टेंट मायने ये थे कि दे वेयर द सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ऐसा ये मानते थे कि वो पैगंबर मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, उनके डायरेक्ट सक्सेसर्स हैं, उसी फैमिली लीनियज से हैं, और इसलिए अपने आप को वो स्पेशल मानते थे। और क्योंकि वो स्पेशल मानते थे और इस्लामिक वर्ल्ड में भी उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था कि हाँ आप पैगंबर मोहम्मद के डायरेक्ट सक्सेसर्स हो, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हो, तो आप हमारे लिए भी स्पेशल हो, और इसीलिए ये एक खास तरह का हेडगियर पहनते थे, उसको कुलदरा बोलते थे। तो कुलदरा वॉज व्हाट अ यूनिक हेडगियर जो ये पहनते थे सैयद डायनेस्टी के रूलर। तो यही मेरे को एक ऐसा पॉइंट लगा जो मुझको लगता है कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ से आप ले लो। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगली डायनेस्टी की तरफ, और वो जो अगली डायनेस्टी है वो लोधी डायनेस्टी है, क्योंकि इनके डिक्लाइन के बाद में अल्टीमेटली क्या हुआ था, इनके डिक्लाइन के बाद में अल्टीमेटली लोधी डायनेस्टी आई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लोधी डायनेस्टी आई थी। तो अब लोधी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, आओ उसको देखते हैं अपन। तो लोधी डायनेस्टी की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली खास बात जो लोधी डायनेस्टी को बाकी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी से अलग करती है कि इनका किसी भी तरह का टर्किश एंसेस्ट्री नहीं था। ये जो थे ये थे पश्तून्स, या जिसको भारत में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पठान कहा जाता है, पश्तो बोलने वाले। तो ये जो लोग थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यही के रहने वाले लोग थे। ये तुर्क वुर्क नहीं थे, ना ये अरब्स थे, ना ये ईरानी थे। ये लोधी जो थे, इनके एंसेस्टर्स आज का जो नॉर्थ पाकिस्तान का इलाका है या अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न एरियाज़ हैं उधर रहते थे। एथनिक पश्तून्स थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही ये एक ट्राइब। पहले भी देखो पश्तून बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन इस्लाम से पहले भी अफ़गानिस्तान के अंदर ये लोग रहते थे, पश्तो बोलते थे, इनका एक बहुत यूनिक कल्चर होता था। तो ये इंडियंस ही थे, ये तुर्क नहीं थे कि बाहर से आए थे, या ईरानी नहीं थे जो बाहर से माने जाए। तो ये प्योरली इंडियंस थे। हाँ, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर था रेस्ट ऑफ इंडिया से, उसमें कोई डाउट नहीं है, और ट्राइब्स में रहते थे। जब मोहम्मद गौरी की आर्मीज़ आती थी या गजनवी की आर्मीज़ आती थी, तो वो आर्मीज़ इनको सोल्जर्स की तरह रिक्रूट करके लेके आती थी, लेकिन इनको कभी भी ऊंची पोजीशंस नहीं दी जाती थी। ऊंची पोजीशंस दिल्ली सल्तनत में ख़ासतौर पे शुरुआती फ़ेज़ की अगर बात करें तो तुर्कों को मिलती थी, ताजिकों को मिलती थी। ताजिक एक और कम्युनिटी होती है, वो अफ़गानिस्तान में मिलते हैं आज भी। ये जो मोहम्मद गौरी की बात करूँ मैं, तो मोहम्मद गौरी एक्चुअली तुर्क नहीं था, वो ताजिक था। जनरली हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमेशा मोहम्मद गौरी को तुर्क तुर्क बताया जाता है, बट एक्चुअली आप उसकी प्रॉपर लीनिएज को देखोगे तो वो ताजिक था। तो ताजिक बहुत ऊंचे माने जाते थे, तुर्क बहुत ऊंचे माने जाते थे, ईरानी बहुत ऊंचे माने जाते थे। पश्तूनों को वो वैसे कैटेगराइज नहीं करते थे। तो शुरुआती फेज़ में दिल्ली सल्तनत में पश्तून ज़्यादातर सैनिकों के तौर पे ही रहे आर्मीज़ के अंदर, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे अफ़गानिस्तान के उन इलाकों से मेन लैंड इंडिया के अंदर पश्तून ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आते गए, बसते गए, तो धीरे धीरे उनकी पावर भी बढ़ी। और ज़्यादातर पश्तून व्यापारियों के तौर पे आते थे, और व्यापारियों में भी घोड़े के व्यापार बहुत करते थे ये लोग। कुछ दिल्ली सल्तनत की आर्मीज़ में रिक्रूट होके आते थे। तो ऐसे ग्रेजुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेन लैंड में पश्तूनों की आबादी फैलने लग गई।
पंजाब में, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में, मतलब उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, मैं तो आज समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बिहार वाले इलाके में और गुजरात के इलाके में, यहाँ पे अफ़गान धीरे-धीरे फैलने लग गए और यहाँ पे इनको पठान कहा गया। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोधी डायनेस्टी, ये उत्तर भारत के लोग थे, ये उत्तर भारत में बसे हुए अफ़गान थे और जब इन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी, तुगलक, स्लेव्स, सैयद सब खत्म हो गए, तो फिर इन्होंने पावर अज्यूम करी और इन्होंने पावर अज्यूम करके अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी, जिसको लोधी डायनेस्टी कहा गया, क्योंकि इनकी ट्राइब थी। अफ़गानों में बहुत सारी ट्राइब्स होती, वज़ीरी ट्राइब होती, महसूर ट्राइब होती, मोहम्मद ट्राइब होती, अफरीदी ट्राइब होती, यूसुफ़ज़ई ट्राइब होती, तो इनकी बहुत सारी ट्राइब्स होती थी, कबीलों में रहते थे ये लोग। और इनका कल्चर काफ़ी रिपब्लिकन कल्चर होता था। अगर अंग्रेज़ी में बोलूँ मैं तो रिपब्लिकन होता था और अगर हिंदी में बोलूँ तो इनके गण होते थे। जैसे अपन ने वैदिक पीरियड में देखा था कि वैदिक पीरियड के अंदर जो आर्यों के कबीले होते थे, ट्राइब्स होती थी आर्यों की, और वो जो ट्राइब्स होती थी काफ़ी डेमोक्रेटिक तो नहीं कहूँगा मैं, बट देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। राजा चुना जाता था, राजा अबव द लॉ नहीं होता था, राजा सबके साथ मिल के काम करता था, जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो शेयर्ड होती थी। तो वही सारे जो गण होते थे, लिच्छवी गण, वृज्जी गण, मल्ल गण, कंबोज, पांचाल, कुरु, ये सब जो ऐसे गणराज्य होते थे, वैसे ही ये पश्तून भी होते थे। इनका सिस्टम भी वैसा शेयर्ड कल्चर वाला होता था, मोनार्किकल नहीं होते थे ये लोग। इनका जो राजा होता था वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होता था। तो ये जो थे ना, जब ये रूलर बने तो इनके लोग तो बहुत खुश हुए कि यार पश्तूनों के हाथ में अब हुकूमत आ गई है। लेकिन पश्तूनों का एक्सपेक्टेशन ये था, उनके राजा, उनके सुल्तान बहलोल खान से, कि हुकूमत आ गई इसका मतलब ये नहीं कि अब हवा में उड़ोगे, यू आर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, और कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मतलब दिल्ली सल्तनत मिली है तो पूरे इनके कबीले के लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए ऑलमोस्ट इक्वली। बट अब सिस्टम बदल गया था। अब यहाँ पे आके मोनार्किकल सिस्टम्स चलते थे, ये कबायली सिस्टम उनके कबीलों में चला करते थे। तो बहलोल खान ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया, मोनार्किकली रूल भी किया उसने, बट एट द सेम टाइम अपने कबीले के लोगों को निराश नहीं किया, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए, उनको अच्छी अच्छी जागीरें दी, ऊंची रैंक्स दी उनको, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि बहलोल खान ने रूलर बनने के बाद अपने कबीले के लोगों को साइड लाइन कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने कबीले के लोगों को अपीज करके मोनार्किकली रूल करना शुरू किया और सबको हमेशा बहुत इज्जत दी, क्योंकि वो ये जानता था कि अब मैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया हूँ और मैं इतनी बड़ी टेरिटरी अब अकेला ही चलाऊंगा। बट अगर मैंने मेरे कबीले के लोगों को खुश नहीं रखा तो ये बगावत कर देंगे मेरे अगेंस्ट, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम पुराने तरीके से रूल करें, कि एवरीथिंग विल बी शेयर्ड एंड किंग विल नॉट बी अबव द लॉ। बट अब तो किंग को अबव द लॉ बनना था, अब तो वो एम्बिशन आ गया था उसके अंदर। तो कैसे बने? सबको खुश रख के बने। तो ये बैलेंस स्ट्राइक किया उसने, और इसी तरह का बैलेंस उसके बेटे ने भी स्ट्राइक किया, सिकंदर लोदी ने। बट ये बैलेंस इब्राहिम स्ट्राइक नहीं कर पाया था, जो उसका ग्रैंडसन था, और वहीं पे दिल्ली सल्तनत ख़त्म भी हुई थी और इब्राहिम की पावर बहुत कमज़ोर भी हुई थी। चलो मैं आगे थोड़ा सा इसका पढ़ लेता हूँ और आपको फिर आगे बताता हूँ सिकंदर लोदी के बारे में क्या याद रखना। तो ये तो पश्तूनों का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, और क्या अलग था इनका बाकी दिल्ली सल्तनत के डायनेस्टीज से, ये कैसे अलग थे वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देख लेता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ। He was a wise statesman who knew his limits. He took various measures to gratify his nobles. Jaunpur, Mewat was conquered by Behlol Lodi. He died in 1489. ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काफ़ी श्रिंक हो गया था तुगलक डायनेस्टी के फॉल के बाद और तैमूर के हमले के बाद। तो कुछ एक इलाके इसने जीत के दोबारा इकट्ठे करने की कोशिश करी। उसमें से एक जौनपुर था और एक मेवात था। ये दोनों दिल्ली के आसपास के इलाके। जौनपुर थोड़ा दूर है, जौनपुर तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है, मतलब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो बिहार शुरू हो जाएगा वहाँ से। तो वहाँ तक इसने दिल्ली सल्तनत को दोबारा फैलाया
और मेवात जो बिल्कुल हरियाणा और दिल्ली के पास का लगा हुआ इलाका है, उसको भी इसने जीत के दिल्ली सल्तनत में शामिल किया, बट नॉट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इतना ज़रूरत नहीं आपको याद रखने की। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहलोल नेवर सैट ऑन द थ्रोन, इंस्टेड ही ऑप्टेड टू सिट ऑन द कारपेट विथ हिज नोबल्स। क्यों? वही नोबल्स को थोड़ा यकीन दिलाने के लिए कि मैं पुराने सिस्टम, पश्तूनों के पुराने सिस्टम के हिसाब से ही रूल कर रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचना कि बहलोल रूलर बन गया तो अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है। नहीं, मैं आज भी तुम्हारे इक्वल बैठ के कर रहा। पावर में वो अनइक्वल था, पावर उसने सारी अज्यूम करी थी, बट जेस्चर्स वो ऐसे शो करने चाहता था जिससे नोबल्स ऑफेंडेड ना हो, तो वो एक जेस्चर ये ऐसे शो करता था। इसके बाद इसका बेटा आता है और उसका नाम होता है सिकंदर लोदी। ये इसका छोटा बेटा था, ये इसका एल्डेस्ट सन नहीं था। बहलोल खान लोदी की एक शादी लाहौर के एक बहुत बड़े सोनी की बेटी से हुई थी, और उससे जो लड़का हुआ था वो हिंदू थी उसकी मदर, उससे जो लड़का हुआ था वो सिकंदर था। और मे बी बिकॉज शायद उसकी वाइफ का बहुत इन्फ्लुएंस था बहलोल के ऊपर, इसीलिए उसकी वाइफ ने इंसिस्ट करके या किसी तरह से उसको ट्रिक करके अपने बेटे को रूलर बनवा दिया। बड़ा नहीं था, छोटा था, बट बहलोल ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद यही सक्सेसर होगा, तो वो सक्सेसर बना। ओरिजिनल नाम उसका निज़ाम खान था। अब इसके बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, देखो एक तो इसके तरीके का अगर मैं बताऊं, रूल करने के तरीके का, तो इसने अपने फादर की तरह ही रूल किया। यानी कि जितने भी अफ़गान नोबलमैन थे, उन सारे अफ़गान नोबलमैन को खुश करके रखा कि सभी अपीज़ रहो, मैं सभी को गिफ्ट्स दूंगा, जागीरें दूंगा, हाई रैंक्स दूंगा, कुछ जीता अगर हमने तो उसमें से शेयरिंग होगी, तो वो सब करता था ये। पावर पूरी अपने पास रखी थी, बट अपीजमेंट का पॉलिटिक्स इसने कंटिन्यू रखा था, और इसीलिए सक्सेसफुल भी रहा था। इतने समय रूल कर पाया था, 1489 से लेके 1517 के बीच में। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसके साथ ये है, जो कि थोड़ा इसके लिए उतना अच्छा नहीं है, कि ये ग्वालियर जीतना चाहता था। उस समय ग्वालियर के राजा थे मान सिंह तोमर, और कहते कि उनकी एक गुजरी रानी थी मृगनयनी। और ये जो सिकंदर था, ये इसके बारे में कहा जाता है कि वो ग्वालियर जीतना चाहता था, और प्रॉबेबली गुजरी रानी को भी जीतना चाहता था, मृगनयनी को। और इसलिए इसने ग्वालियर के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स किए थे, एक तो आगरा की दिशा से, एक धौलपुर की दिशा से। दोनों ही अटेम्प्ट्स बुरी तरह फेल हुए थे। धौलपुर की तरफ से जो हमला किया था उसमें तो आगे बढ़ के इसने जब कहीं शिविर लगाया था इसकी आर्मी ने, तो ऐसी महामारी फैली थी इसकी आर्मी के अंदर कि इसकी आर्मी आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। और दूसरे अटेम्प्ट में ग्वालियर के आसपास के इलाकों में लड़ाई हुई थी, बट इसके सोल्जर्स जीत नहीं पाए थे, फ्रिंजेस तक ही लिमिटेड रह गए थे, वहीं से उनको वापस लौटना पड़ा था। तो ये एक ऐसा अचीवमेंट नहीं है इसका, बट इससे जुड़ी हुई ज़रूरी बात है कि ही वॉज द राइवल ऑफ राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। ही ट्राइड 2 times टू विन अगेंस्ट हिम, बट एवरी टाइम ही वॉज डिफीटेड। ये तो एक बात है इसके बारे में। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम इज गज़ ए सिकंदरी। ये एक यूनिट इसको क्रेडिट की जाती है कि इसने एक यूनिट का इजाद किया था। ये जो यूनिट थी, ये लैंड मेजरमेंट की यूनिट थी। अब इसने इजाद किया या इसके किसी दरबारी के दिमाग की उपज थी, ये तो अपने को नहीं पता, बट क्रेडिट उसी को दिया जाएगा क्योंकि उसी के दौर में आई, और हो सकता है उसके दिमाग की उपज रही हो। तो उसने एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई थी जिससे लैंड का मेजरमेंट करे। अब इसमें खास बात क्या है, बनाई थी तो बनाई थी, अब अपने को क्या लेना दे रहा उससे। नहीं, खास बात इसके अंदर ये है कि होता क्या था, अभी भी ऐसा होता है कि भारत में जो लैंड की मेजरमेंट होती थी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से मेजर होती थी लैंड। अब पहले के ज़माने में एग्रीकल्चरल टैक्स सब कुछ होता था, तो अगर एग्रीकल्चरल टैक्स आपको उचित चाहिए तो लैंड का मेजरमेंट आपको सही करना पड़ेगा। अब हर जगह लैंड के मेजरमेंट की यूनिट्स अलग है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए इसने एक ऐसी यूनिट निकाली थी कि भाई आप कुछ भी मानते हो आपकी लैंड का मेजरमेंट आपके यूनिट्स के हिसाब से, आई विल मेजर योर लैंड अकॉर्डिंग टू माई यूनिट्स, और उसी के हिसाब से आगे आपके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो इसीलिए
एक मॉनिटरी रिफॉर्म काइंड ऑफ थिंग थी ये गज़े सिकंदरी जो इसने इशू किया था। और हाँ, ये एक पोएट भी था और इसका एक पेन नेम था और वो पेन नेम था गुलरुखी। पेन नेम आपको पता होगा, कई राइटर्स और पोएट्स ऐसे होते जो लिखते समय अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करते पर उसकी जगह कोई स्यूडोनेम यूज़ करते हैं। तो ऐसे वो स्यूडोनेम्स को पोएट्स के या राइटर्स के स्यूडोनेम को पेन नेम बोलते हैं। तो इसका जो पेन नेम था वो गुलरुखी था। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो आप याद रख सकते हो। देन वी मूव ऑन टू अनदर रूलर हु इज़ इब्राहिम लोदी। नाउ यू सी, इब्राहिम लोधी एक ऐसा रूलर था जो थर्ड जनरेशन था, इस डायनेस्टी का थर्ड जनरेशन था। अब बहलोल खान जब रूलर बना था तो ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द पश्तून ट्रेडिशंस ऑफ इक्वालिटी इन ट्राइब amongst the other leaders. सिकंदर वॉज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट। तो इन दोनों ने अपने ट्राइब के जो सीनियर लीडर्स थे उनको अपीस करके रखा। बट इब्राहिम वॉज थर्ड जनरेशन एंड बाय द टाइम ऑफ इब्राहिम वो जो थॉट था पश्तून ट्रेडिशंस का और इक्वालिटी अमंग द लीडर्स ऑफ द ट्राइब वो ख़त्म हो गया था। मतलब इसके दिमाग में भाई ये तो ये देखता था कि भाई मेरे पिताजी रूलर थे, उनके पिताजी रूलर थे, हाँ हम दिल्ली के रूलर हैं, हम दिल्ली सल्तनत के आसपास एक बड़ी टेरिटरी है हमारी। तो ही एक्चुअली वॉज वेरी मच कट ऑफ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पश्तून ट्रेडिशंस। बहुत कट ऑफ था। पश्तो भी नहीं बोलता होगा शायद वो, आई एम नॉट श्योर कि वो पश्तो बोलता था या नहीं बोलता था, बट ऐसा कहीं मैंने लिखा हुआ देखा नहीं कि वो पश्तो बोलता था। फ़ारसी वगैरह ये बोलते थे, फ़ारसी ज़ुबान बोलते थे ये लोग। उर्दू डेवलप हो रही थी उस समय, तो उर्दू एकदम पक्के जैसे आज अपन देखते सुनते बोलते हैं वैसे ही नहीं ये यूज़ करते थे। तो लोकल इंडियन डायलेक्ट्स ही बोलता था। ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी थी, शायद पश्तो बोलता भी नहीं था। अफ़गानिस्तान कभी मिलिट्री ऑपरेशन में कभी गया हो तो गया हो, नहीं तो वहाँ जाता भी नहीं था। तो वो कट ऑफ था वहाँ से पूरी तरह। और उसको अपने ट्राइब्स के सीनियर लीडर्स को अननेसेसरीली अपीज़ करना, गिफ्ट्स देना और ज़रूरी तौर पे उन्हीं को ऊंचे रैंक्स देना ये सही नहीं लगता था। उसको ये लगता था कि मैं उनको रैंक्स दूँ, उनको गिफ्ट्स दूँ, उनको जागीरें दूँ जो मेरे काम आ रहे हैं। तो उसने ये ट्रेडिशन बंद कर दिया जो इसके फादर और इसके ग्रैंडफादर चलाए रख रहे थे अपीज़मेंट का। बट ये चीज़ इसके ऊपर बड़ी बैकफायर करी, क्योंकि इसके जितने भी लीडर्स थे, इसके जितने भी नोबल मैन थे, बहुत सारे नोबल मैन इसी की ट्राइब के थे जो इसके दरबार में थे। और जब उन्होंने इसका ये एटीट्यूड देखा, ये रवैया देखा कि ये तो पुराने ट्रेडिशंस ख़त्म कर रहा है, पश्तून लीडर्स को और इनके ट्राइब के सीनियर्स को अब ये वो हाई रैंक्स और प्रिविलेजेस नहीं दे रहा है, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट रेबेलियंस करने शुरू किए, अपोज करना शुरू किया। इसको एकदम रेबेलियन नहीं किया, पहले अपोज किया। जिन जिन ने इसको अपोज किया, इसने उनको बहुत ब्रूटली पनिश किया, इम्प्रिजन कर दिया, टॉर्चर किया, कुछ को मार दिया। तो इससे क्या हुआ, इसके जो ट्राइब्समैन थे वो इसी के अगेंस्ट हो गए और इससे उसको बहुत नुकसान हुआ। उसी के साथ दिल्ली सल्तनत जिस तरह से कमज़ोर होता जा रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के वेस्ट में जो आज का राजस्थान है, उस समय का राजपूताना है, वहाँ के जो लीडर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे। उन्होंने अपने आप को और मजबूत कर लिया था, एक मजबूत कॉन्फेडरेसी बना ली थी और इस कॉन्फेडरेसी ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। एक बार धौलपुर की लड़ाई में और एक बार खितौली की लड़ाई में। तो इब्राहिम को 2 बार बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा था अगेंस्ट द राजपूत्स लेड बाय राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह। ऊपर से उसके खुद के जो फैमिली के सीनियर्स थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था। तो सिचुएशन इसके लिए बहुत ख़राब थी और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के बाबर का इन्वेजन होता है और बाबर इसको पानीपत की पहली लड़ाई में डिफीट कर देता 1526 में। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम ही ऑल्सो डाइड इन द बैटलफील्ड। और उसी के साथ में दिल्ली सल्तनत की ये आखिरी डायनेस्टी का आखिरी रूलर भी ख़त्म हो जाता है और बाबर मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट करता है। पानीपत की लड़ाई कैसे हुई थी
और बाबर कौन था, कहाँ से आया, क्यों आया, ये अपन मुगल पीरियड में पढ़ेंगे। आज अभी तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री यहीं पे एंड कर देंगे अपन इसकी। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, फॉल हो जाता है। एक तरफ राजपूतों के दिए हुए पराजयों की वजह से वो काफ़ी शॉक में थे और डिमोरलाइज्ड थे। उनके खुद के नोबलमैन उनके अगेंस्ट रेबेलियन कर चुके थे, तो वहाँ पे वो शक्तिहीन हो गए थे। और फिर बाबर बहुत सही वेपन्स लेके, सही स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स लेके इनको फाइनल डेथ ब्लो दे देता है पानीपत की पहली लड़ाई में। और इस तरह दिल्ली सल्तनत का एंड होता है, जो 1206 एडी में इस्टेब्लिश हुआ था, 1526 में उसका एंड हो जाता है। कितने साल चला? 1206, 1526, आप काउंट करके देख सकते हो, लगभग 320 साल के आसपास चला दिल्ली सल्तनत, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है, नहीं तो आप कर ही लोगे। अब इसके बाद अपन दिल्ली सल्तनत में ये देखेंगे कि ये जितने भी रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। सेंट्रल लेवल पे कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रोविंशियल लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लोकल लेवल पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे, उन डिपार्टमेंट्स के पर्शियन नेम्स क्या होते थे, और कौन ऑफिसर उस डिपार्टमेंट को लीड करता था। ये चीज़ें अपन देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कौन से दिल्ली सुल्तान के दौर में कौन सा डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर करें अपन। तो आइए देखते हैं पहले सबसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अ मिक्स ऑफ अरब एंड पर्शियन सिस्टम्स। क्योंकि वो इस्लाम फॉलो करते थे और इस्लाम का जो सोर्स है वो अरब वर्ल्ड है, तो वहाँ से वो बहुत सारे इंस्पिरेशंस लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिवली, लिंग्विस्टिकली। रिलीजन तो फॉलो करते ही थे इस्लाम को, पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पिरेशंस भी बहुत होती थी। और मुस्लिम वर्ल्ड में पर्शियन कल्चर को बहुत एलीट माना जाता है, अभी भी माना जाता है, पहले भी माना जाता था। तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन होती थी, और बहुत सारे पर्शियन सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किए हुए थे। तो एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कभी नोटिस करेंगे अगर आपने पढ़ा हो कि दिल्ली के सुल्तान को सुल्तान कहा जाता है, लेकिन मुगल रूलर को बादशाह कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के रूलर को सुल्तान कहा जाता है, मुगल रूलर को बादशाह कहा जाता है। ऐसा क्यों? अपन ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा ना, सुल्तान जलालुद्दीन अकबर या सुल्तान औरंगज़ेब, बादशाह औरंगज़ेब, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर। पर आप कभी ये नहीं सुनोगे कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी या बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा क्यों? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये हमेशा सुल्तान है, और अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, ये हमेशा बादशाह है। फ़र्क क्या है? फ़र्क इस लाइन में है। ये लाइन क्या कह रही है कि दिल्ली का जो सुल्तान था अपने आप को खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव मानता था। जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होते थे, तो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में इस्लाम के नाम पे कॉन्क्वेस्ट होते थे। इस्लाम कहाँ से राइज हुआ? अरब वर्ल्ड से। अरब वर्ल्ड में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लाम का रिलीजियस हेड कौन था? खलीफा। अलग अलग खलीफा अलग अलग समय में रहे थे। तो जो बगदाद का खलीफा होता था उसको ये लोग अपना क्या मानते थे? हेड मानते थे कि ये हमारी पूरी कम्युनिटी का हेड है, और हम जो भी रूल कर रहे हैं वो इसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रूल कर रहे हैं। इस्लाम की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना हो, या फिर उसके टेरिटरी को एक्सपैंड करना हो, तो वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो खलीफा को रिस्पेक्ट देते हुए हम अपने आप को उसका रिप्रेजेंटेटिव मान रहे हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली सल्तनत से हमेशा जितने भी दिल्ली के सुल्तान रहे, हर सुल्तान खलीफा को एन्युअली ट्रिब्यूट पे करता था। मतलब जो भी उसका यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था, उसका एक हिस्सा खलीफा को दिया जाता था एज ट्रिब्यूट। क्यों? क्योंकि आपने खलीफा की अथॉरिटी को माना है, तो आप उसको ट्रिब्यूट भी पे करोगे। और जो शुक्रवार की नमाज होती थी उसमें सुल्तान के साथ खलीफा के नाम को भी पढ़ा जाता था कि
यहाँ की अथॉरिटी सुल्तान के साथ साथ ये भी है। तो ये इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौर में ये पूरी जो टेरिटरी दिल्ली के सुल्तानों ने जीती हुई थी, ये एक्चुअली कॉलोनी थी। भले ही बहुत सिंबॉलिकली कॉलोनी थी, लेकिन ये एक्चुअली सिंबॉलिकली एक कॉलोनी थी। किसकी? खलीफा की कॉलोनी थी। अरब कॉन्करर्स की कॉलोनी की तरह इसको ट्रीट किया जाता था। और इसीलिए यहाँ का जो रूलर होता था वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट नहीं होता था, क्योंकि सिंबॉलिकली वो खलीफा के अंडर में है। और क्योंकि वो एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट नहीं होता था, इसीलिए उसको सुल्तान कहा जाता था। पर मुगल बादशाहों ने ये ट्रेडिशन बंद कर दिया था। हालांकि वो भी खलीफा को गिफ्ट भेजते थे, बट वो गिफ्ट भेजते थे, दिल्ली के सुल्तान ट्रिब्यूट पे करते थे। फर्क समझ रहे हो आप? एक ये होता है कि मैं अपनी इच्छा से कुछ दे रहा हूँ, और एक ये होता है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो इनके साथ, दिल्ली के सुल्तानों के साथ दिक्कत ये थी कि इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने खलीफा को अथॉरिटी माना है। तो इसीलिए ये बादशाह नहीं कहलाते थे। बादशाह ज़्यादा ऊंची पोजीशन होती, तो ये क्या कहलाते थे? सुल्तान कहलाते थे। सुल्तान का अपन लिटरल मीनिंग ये समझ सकते हैं कि दे वर लाइक गवर्नर्स, दे वर लाइक मिलिट्री गवर्नर्स। जैसे अपन ने एंशिएंट इंडिया में एक टर्म देखी थी, क्षत्रप। क्षत्रप टर्म यूज होती थी ना। क्षत्रप का मतलब है कि ये एक टेरिटरी का तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वहां पे रूल करता है, बट इसके ऊपर भी कोई है जिसके अंडर में ये क्षत्रप है। तो ऐसे सुल्तान भी एक तरह का क्षत्रप होता था, एक तरह का गवर्नर होता था। एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होता था। मुगल्स ने सिस्टम खत्म कर दिया था। तो मुगल्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी होते थे, तो वो खुद को बादशाह कहते थे। ये डिफरेंस है, तो ये हमेशा याद रखना आप। और इसीलिए हमारे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ खलीफा इन एवरी फ्राइडे प्रेयर, जिसको खुतबा बोलते थे, बोल दिया मैंने ये। द रूलिंग सिस्टम वॉज एब्सोल्यूट एंड सुल्तान वॉज अल्टीमेट अथॉरिटी ओवरऑल। तो यहाँ पे कोई गणतंत्रात्मक या गणराज्य व्यवस्था नहीं थी। सुल्तान अल्टीमेट अथॉरिटी हुआ करता था, जो वो चाहता था वही होता था। ही वॉज ऑलवेज अबव द लॉ। पश्तूनों के केस में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे भी उन्होंने नोबल मैन और अपने ट्राइब्समैन को ऊंचे ऊंचे इनाम दिए, उनको ओहदे दिए, बट रूल अपने हिसाब से ही किया। रूल के अंदर उन्होंने किसी तरह की कोई वो नहीं करी, कोताही नहीं बरती। इसके बाद अपन देखते हैं, द सुल्तान वॉज असिस्टेड बाय मजलिस खिलाफत एंड एडवाइजरी बॉडी। अगर ये फैक्ट है टू बी लर्नड। जैसे अपन ने वैदिक पीरियड में देखते थे ना कि सभा होती थी जो किंग को असिस्ट करती थी रूल करने में, तो वैसे इनकी होती थी मजलिस खिलाफत, जो आप सभा की तरह कह सकते हो, जो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती थी और किंग को या सुल्तान को रूल करने में असिस्ट करती थी। अब अपन देखते हैं मेजर डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे और उनके ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था और किस बारे में होते थे वो डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अरिज ए मुमालिक। अरिज ए मुमालिक इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट। अरिज ए मुमालिक, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इंटैक्ट रखना, ये सारे काम अरिज ए मुमालिक में होते थे। एवरीथिंग रिलेटेड टू मिलिट्री वॉज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय अरिज ए मुमालिक। देन इंशा ए मुमालिक, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस होता था, इसके अंदर क्या होता था? तो अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस को देखोगे, उसको डिक्शनरी वगैरह में देखोगे, तो आपको पता चलेगा इसका मतलब होता है पत्राचार। तो ये जो कॉरस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट होता था, तो उस ज़माने में क्या होता था, ईमेल्स तो होते नहीं थे, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में एक दूसरे को लेटर्स लिख के ऑर्डर्स दिए जाते थे। तो वो सारा जो काम होता था वो इस डिपार्टमेंट के अंडर में होता था। बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करता था। फिर आता है रिसालत ममालिक, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। दूसरे किंगडम्स के साथ में डील करना, संधि करना, चेतावनियाँ देना उनको, या उनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना, अच्छे बुरे जैसे भी है, वो सारा काम इनका फॉरेन मिनिस्ट्री, जिसको रिसालत ममालिक कहते थे, वो करता था।
फिर आता है वकील ए दार, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। जो शाही हाउस होल्ड होता था, महल होता था, उसका पूरा मैनेजमेंट जो होता था तो वकील दार में होता था। आमिर ए हिजाब, डिपार्टमेंट ऑफ कोर्ट एटिकेट्स एंड सेरेमनीज। जितनी भी उनकी सेरेमनीज होती थी, सुल्तान का जन्मदिन हो गया, या ईद के मौके हो गए, या सुल्तान का कॉरोनेशन हो गया, या कोई बड़ी विक्ट्री अचीव करी तो उस विक्ट्री के कमेमोरेशन में कोई फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, या कोई बड़ी सभा रखी, इस तरह की जितनी भी सेरेमनीज होती थी, ये सब आमिर हिजाब। और साथ ही कोर्ट एटिकेट्स कि जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको इंश्योर करना कि ये फॉलो किए जा रहे हैं बाय द मेंबर ऑफ द दरबार कोर्ट। ये इनका काम होता था। सरे जानदर, डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल गार्ड्स, वेरी सिंपल। जितने भी गार्ड्स होते थे, पैलेस गार्ड्स खास तौर पे, वो सारे इस डिपार्टमेंट के अंडर में मैनेज किए जाते थे, एडमिनिस्टर किए जाते थे। आमिर ए बहार, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज। नेवी वगैरह तो होती नहीं थी इनकी। दिल्ली सल्तनत तो एक आध फेज ही ऐसा रहा दिल्ली सल्तनत का, अ, ये खिलजी डायनेस्टी के एंड में और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत में, जब इनकी टेरिटरीज कोस्टल एरियाज तक पहुंची थी। बाकी तो ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत लैंडलॉक्ड ही रहा था, तो इसीलिए इनका नेवी वगैरह तो नहीं होता था। बट हाँ, भारत में बहुत सारी नदियाँ थी, और नदियों में सेलिंग के थ्रू ट्रैवल करना तो प्राचीन भारत से ही चला आ रहा है। मौर्यंस की भी नेवी होती थी, जैसे कि मैगिस्थनीज ने लिखा है, तो वो भी इंटरनल वाटरवेज के अंदर ट्रैवल करने वाले जहाज़ों के ऊपर चलती थी। तो ऐसे इनका भी होता था। इतना स्ट्रांग नहीं होता था, बट एक डिपार्टमेंट होता था। पुराने ज़माने में नदियों के रास्ते बहुत ट्रैवल होता था, क्योंकि आसान होता था। एक तो रास्ता भटकने का डर नहीं होता था कि आपको पता है कि भाई ये नदी अब आगे निकली है तो कानपुर भी आएगा, फिर प्रयागराज भी आएगा, फिर पटना भी आएगा, फिर सब, मतलब आप भटक नहीं सकते उस नदी नदी आप चलते जाओ तो भटकोगे नहीं। दूसरा, तेज़ी से चले जाते थे आप, गड्ढे भी नहीं होते थे, मजाक की बात है ये तो। लेकिन हाँ, ईजी होता था, और लूटपाट का भय कम होता था। ज़मीन के रास्तों में ट्रैवल करना पुराने ज़माने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और डेंजरस भी होता था, तो वाटरवेज का बहुत यूज़ होता था पहले। फिर आता है आमिर ए मजलिस, डिपार्टमेंट ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स एंड पब्लिक इवेंट्स। तो वो अपन, मतलब वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते। मुस्तौफ़ी ममालिक, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल। तो ऑडिटर का काम आपको पता ही होगा कि ऑडिटर का काम क्या होता है। क्या करता है ऑडिटर? पूरा जितना भी हिसाब किताब होता है उसको ये पूरा जांच करता है। आय व्यय कितनी हुई किसी जगह की, किसी डिपार्टमेंट की, किसी देश की, उसकी जांच करने का काम ये करता है। तो ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था, मुस्तौफ़ी ममालिक। फिर होता था आमिर ए दाद, ऑफिसर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ सुल्तान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सुल्तान के युद्ध पे गया हुआ है, या किसी दूसरे इलाके में गया हुआ है, शादी करने गया हुआ है दूसरे अड़ोस पड़ोस के किंगडम में, तो उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव आमिर दाद कहलाता था। ये भी याद रखना। कोतवाल, ये तो समझ सकते हो आप कि चीफ पुलिस ऑफिसर ऑफ द टाउन। मुशर्रिफ ममालिक, अकाउंटेंट जनरल। तो ये अकाउंट्स कीपिंग का काम करता था। ये अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है ज़रूरत पड़ने पे, और ये अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। ये फ़र्क है दोनों में। दीवाने रियासत, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन, वेरी सिंपल। बरीद ए ममालिक, बरीद ये जो टर्म है ये स्पाई के लिए यूज़ होता था। दिल्ली सल्तनत में स्पाइस को बरीद कहते थे। तो ये जो डिपार्टमेंट होता था, एस्पियोनेज, एस्पिनाज, एस्पियोनेज, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, तो ये उनका डिपार्टमेंट होता था, जिसको कहते हैं अपन जासूस, गुप्तचर, बरीद ममालिक। तो ये सारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं।
और मेजर डिपार्टमेंट इन देयर ऑफिसर, और आगे भी है अपने कुछ, तो ये भी देख लेते हैं अपन। मुहतसिब, मॉरल पुलिसिंग बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ। जो लोग इस्लाम फॉलो करते थे वो ठीक से इस्लाम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अ, अपनी लाइफ को जीने के चक्कर में वो इस्लाम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए ये ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था। कितना इफेक्टिव होता था दैट वी कैन नॉट से राइट नाउ, बट हाँ एक ऐसा ऑफिसर होता था। सद्र उस सुदूर, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्सिंग इस्लामिक लॉ। इसका काम होता था इस्लामिक लॉ एनफोर्स करना। इसका क्या काम होता था? इसका काम होता था इंस्पेक्शंस करना। काजी उल कुज़त, डिपार्टमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। ये भी आप समझ सकते हो कि काजी वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है आज भी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, सुना होगा ना आपने, तो काजी क्या करेगा, तो काजी फैसला देने का काम करता था, तो इसीलिए उसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के तौर पे आप याद रख सकते हो। मुफ्ती, जो इस्लामिक एक्सपर्ट होते थे, जिन्होंने इस्लाम को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होता था और उसका बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते थे, तो इनको मुफ्ती कहते थे। दीवाने मुस्तखराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। एरियर्स क्या होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, बकाया राशि। ये क्या होता था कि जैसे टैक्स कलेक्शन के लिए गए आप, तो किसान ने बोला कि साहब इस बार तो खेती बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो जो टैक्स बन रहा है नहीं दे पाएंगे। आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो, हम 50,000 ही दे पाएंगे, और है ही नहीं देने के लिए। तो कई बार क्या करते थे रूलर्स कि ठीक बोलते थे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 50,000 दे दो, अगली बार जब हम आएंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो जो नया टैक्स बनेगा उसमें ये बचे हुए 50,000 ऐड करके देना। तो ये जो बचे हुए 50,000 होते थे, इसको बोलते एरियर्स। तो अब क्या होने लग गया कि कई किसान इतने ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको कि पैसे नहीं दे पाते थे, तो उनकी जो बकाया राशि ना वो बहुत बड़ी हो जाती थी। अब एक किसान ने 50 नहीं दिए, किसी ने 10 नहीं दिए, किसी ने बोला मैं 20 नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसे करते 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 लाखों करोड़ों की एक ऐसा अमाउंट बन जाता था जो बकाया होता था। तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, उसको मुस्तखराज कहते थे, दीवाने मुस्तखराज। आई होप समझ में आ गया होगा। दीवाने को ही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में बना था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। और एक ऑफिसर होता था आमिल, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। ही वॉज जस्ट लाइक कलेक्टर ऑफ टुडे। जैसे आज कलेक्टर्स होते हैं ना और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वैसे ही उस ज़माने में आमिल हुआ करते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था। तो ये मेजर सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। अब अपन ये देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट किसके समय क्रिएट हुआ था, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट किसके समय क्रिएट हुआ था। तो देख लेते हैं इसको भी। दीवाने अरेज, ये जो अरीज़ ममालिक और दीवाने अरीज़ वाला है ना, ये बलबन के समय आया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने इंशा, ये भी किसके समय आया था, बलबन के समय आया था। दीवाने मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत, मार्केट कंट्रोल वाला, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, एग्रीकल्चर वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने इश्तियाक, फिरोज शाह तुगलक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इश्तियाक कौन सा डिपार्टमेंट होता है, इसका क्या काम होता था, तो याद रख लेना इसका काम होता था पेंशन। दीवाने इश्तियाक में पेंशन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता था कि पेंशन किसको कितनी देनी, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में यह एस्टेब्लिश हुआ था। दीवाने इमारत, फिरोज शाह तुगलक, ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था इसलिए इमारत बोलते थे इसको। ये एक नया है जो मैंने लिख दिया कि पेंशन के लिए यूज़ होता था। तो ये छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, एक दो बार पढ़ लोगे तो हमेशा दिमाग में रहेगी। अब अपन देखते हैं कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलते थे। ये तो अपन ने देखे सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैं, केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कैसे चल रहे। अब अपन देखेंगे
कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हायरार्कीज डिस्ट्रीब्यूटेड थी और काम होता था। तो एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस जिसको इक्ता बोलते थे। इक्ता सिस्टम क्या होता था, दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। इक्ता वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इन शिक। इक्ते जो होते थे देवर लाइक आज के जैसे स्टेट्स होते हैं ना, वैसे उनके इक्ता होते थे। और ये जो इक्ता होते थे ये फर्दर डिवाइडेड होते थे शिक्स में। शिक को आप देख सकते हो जैसे इक्ता है, तो आपने बोला कि भाई इक्ता मतलब हो गया स्टेट्स, तो फिर आएगा शिक। शिक मतलब क्या हो गया, डिविजन्स। हर राज्य में डिविजन्स होते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर डिवीज़न है, ग्वालियर डिवीज़न है, और बहुत सारे डिविजन्स हैं ऐसे। एक उज्जैन डिवीज़न भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे डिविजन्स हैं मध्य प्रदेश में, और ये जो हर राज्य में होते हैं इस तरह के डिविजन्स। तो ये जो डिविजन्स होते हैं ये शिक होते थे। देन शिक्स वेर फर्दर सब डिवाइडेड इन परगना। शिक जो होते थे वो परगनों में डिवाइडेड होते थे। तो परगने जो होते थे दे वर लाइक डिस्ट्रिक्ट्स। है ना, जैसे कोई भी डिवीजन है तो वो डिवीजन के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, कि इंदौर डिवीजन है तो उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वैसे ये भी परगने होते थे, जिसमें आज से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। अब शिक जो होता था उसका ऑफिसर कौन होता था इंचार्ज, उसको शिकदर बोलते थे। और परगने जो होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, उसके ऑफिसर कौन होते थे, आमिल। जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह होता था, रेवेन्यू कलेक्शन उसका काम होता था डिस्ट्रिक्ट में से, और उसी के साथ उसको असिस्ट करता था मुंसिफ, एक और ऑफिसर होता था। ये ज़्यादा बड़ा ऑफिसर होता था, पर ये भी होता था, ये भी अपना काम करता था, इसको मुंसिफ बोलते थे। अब परगने जो होते थे वो फर्दर सब डिवाइडेड होते थे विलेजेस में। परगनों से नीचे क्या आता था, यहाँ पे विलेज। और जो विलेजेस होते थे उनको लीड करते थे चौधरी। चौधरी मुकद्दम भी कहते थे या चौधरी भी सिंपली कहते थे। ये कम से कम 4-5 गांवों के इलाके को हेड करते थे और वहाँ से टैक्स कलेक्शन करके आमिल को देते थे। ये कलेक्ट किए हुए टैक्स को शिकदर को देता था, शिकदर कलेक्ट किए हुए टैक्स को इक्तादार को देता था, और इक्तादार उस कलेक्ट किए हुए टैक्स को सुल्तान तक पहुंचाता था। ऐसे चलता था इनका पूरा सिस्टम, प्रोविंशियल सिस्टम, जो बिल्कुल गांव के लेवल तक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे। सल्तनत के पीरियड में जो जितनी भी ज़मीनें होती थी उसको 3 टाइप से कैटेगराइज भी किया हुआ था। एक होती थी इक्ता लैंड। ये जो लैंड होती थी जो इक्तादारों को दी जाती थी, जो अलग अलग प्रोविंसेस होते थे उसको इक्ता लैंड बोलते थे, जो किसी गवर्नर को दे के रखी है कि तुम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। फिर होती थी खालिसा लैंड। ये जो लैंड होती थी डायरेक्टली अंडर सुल्तान होती थी। अब सुल्तान कहाँ पे रूल करता था, दिल्ली में रूल करता था। तो दिल्ली के आसपास के जो एरियाज थे वो डायरेक्टली सुल्तान को टैक्स देते थे। जैसे आज का जो हरियाणा वाला इलाका है ना, आप ये समझ लीजिए कि आज के हरियाणा वाले इलाके के जितने भी किसान थे वो डायरेक्टली दिल्ली के सल्तनत को टैक्स पे करते थे। मतलब आप दिल्ली के आसपास थोड़ा सा रेडियस बना लो, उतनी लैंड खालिसा लैंड होती थी। मुग़ल पीरियड में भी और दिल्ली सल्तनत पीरियड में भी ये लोग डायरेक्ट सुल्तान को टैक्स देते थे। इधर कोई इक्तेदार नहीं बैठता था, दे वर डायरेक्टली अंडर द सुल्तान्स। उसको खालिसा लैंड बोलते थे और इनाम लैंड होती थी। तो ये जो इनाम लैंड होती थी ये लैंड ग्रांट्स होते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ये दान में दी हुई ज़मीन होती थी, यहाँ से कोई टैक्स नहीं आता था, है ना। भाई अगर मैं आपको मान लो कि आपको कोई गाड़ी दान कर दूँ, तो फिर मैं आपसे थोड़ी मांग सकता हूँ किराया उसका, कि मैंने गाड़ी दान करी थी आपको, आप उसका मंथली किराया दो मुझे। तो आप बोलोगे सर फिर दान ही क्यों करी, दान कर दी तो अब क्यों मांग रहे हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता था कि ये ज़मीनें जो होती थी ये डोनेटेड लैंड्स होती थी, इनाम लैंड बोलते थे। ज़्यादातर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डोनेटेड होती थी और इससे किसी तरह का कोई टैक्स
नहीं मिलता था। तो इतने टाइप्स में लैंड को कैटेगराइज किया हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर, है ना। ये कैटेगराइजेशन लैंड की क्वालिटी के बेसिस पे नहीं है, ये कैटेगराइजेशन लैंड के अथॉरिटी के बेसिस पे, कि लैंड किसकी अथॉरिटी में आ रही है। अब आप देख लो कुछ मेजर लिटरेचर्स हैं दिल्ली सल्तनत के, और मेजर लिटरेचर्स के राइटर्स कौन है और उस लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर क्या था, वो ब्रीफली अपन देख लेते हैं। अबू बकर ने चचनामा लिखा है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की सिंध के ऊपर विक्ट्री, राजा ताहिर से लड़ाई के पूरा वृत्तांत है। अल बैरूनी ने तहकीक हिंद लिखा है, जो महमूद गजनवी के साथ आया था, और इंडिया को उसने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में स्टडी किया था। यहाँ की लैंग्वेजेस सीखी थी, यहाँ के साइंटिफिक और मैथमेटिकल लिटरेचर्स को ट्रांसलेट किया था, यहाँ की फ़िलॉसफी और रिलीजन को समझा था, और वो सब कुछ उसने समझ के इंडिया के बारे में एक किताब लिखी थी। फिर आती है अल बैरूनी की कानून मसूदी, तो ये गजनवी के बाद लिखी गई किताब थी, नॉट वेरी मच रिलेटेड टू इंडिया। वो उनके जो वो था सालार मसूद, उसके दौर की लिखी हुई किताब है। अल बैरूनी की जवाहर अल जवाहर, जो ज्वेल्स के ऊपर लिखी गई ये किताब है। हसन निज़ामी की ताजुल महासीर, दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिश होने की कहानी सबसे पहली और बहुत ऑथेंटिकली हसन निज़ामी ने लिखी है ताजुल महासीर में। इसी में पहली बार अपने को तराइन की लड़ाइयों के बारे में पता चलता है कि पहली लड़ाई गौरी हारा था और दूसरी कैसे जीता था, वो सारा इसने डिटेल में लिखा हुआ है हसन निज़ामी ने। मिनहाजुस सिराज, तबाकत नासिरी, इसमें दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट से लेके नासिरुद्दीन महमूद के बीच का जितना भी फेज़ रहा था, उससे उसके बीच में जितने भी रूलर्स आए थे, उन सब के बारे में इसने लिखा, इंक्लूडिंग इल्तुतमिश। आमिर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई किताबें लिखी आमिर खुसरो ने। ख़ज़ानुल फुतूह, अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुए थे, वो सारे ख़ज़ानुल फुतूह में उसने लिखे। आशिका एक रोमांटिक लिटरेचर है, जिसमें गुजरात के राजा कर्णदेव वाघेला की बेटी और अलाउद्दीन के बेटे खिज़्र खान, इनका रोमांस बताया गया। मतलब रोमांस तो नहीं बताया गया, पर ये बताया गया है कि खिज़्र खान वांटेड टू मैरी दिस प्रिंसेस ऑफ गुजरात, बट उसका फादर उसको भगा के ले गया था, मतलब भगा के नहीं ले गया था, बचा के ले गया था। और उसकी शादी ये जो क्या बोलते हैं उसको, देवगिरी देवगिरी के शंकर देव यादव से कर दी थी। किससे बचाने के लिए, कि ये खिज़्र खान के हाथों नहीं पड़ जाए, क्योंकि शंकर देव वाघेला की वाइफ कमला देवी को तो अलाउद्दीन उठा के ले गया था। अब वो ये चाहता था कि उसकी बेटी को अलाउद्दीन का बेटा उठा के लाए। तो शंकर देव ने बोला कि नहीं, मैं इसको तो बचाऊंगा, तो उसकी शादी इन लोगों में कर दी थी, जो देवगिरी के यादव डायनेस्टी थी। बट फिर अलाउद्दीन एक सेना भेजता है, और वो सेना उसको जीत के लाती है, राजकुमारी को, देवल देवी को, और फिर उसकी शादी खिज़्र खान से होती है। अब इसको पता नहीं क्यों कई लोग रोमांटिक लिटरेचर बोलते हैं, मुझे तो इसमें कहीं रोमांस नज़र नहीं आता है, तो फोर्सफुल एबडक्शन है, बट यही उसके अंदर लिखा हुआ है, नाम भी उसका आशिका लिखा हुआ है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आमिर खुसरो ने लैला मजनू लिखी, बड़ा ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते होंगे, सुना होगा आपने। आमिर खुसरो ने किताब लिखी किरान सहादीन। ये जो किताब है ना, ये भी बड़ी अलग सी यूनिक सी किताब है। इसमें एक पिता और पुत्र के संबंध के ऊपर लिखा हुआ है कि जब बलबन की डेथ हो जाती है, तो बलबन का एक ग्रैंड सन तख्त पे बैठता है। उस ग्रैंड सन का जो फादर होता है, मतलब बलबन का बेटा, वो जिंदा होता है, बट वो थ्रोन पे नहीं बैठता है, और अपने बेटे को थ्रोन पे बिठाता है, या वो नहीं बिठाता, दरबारी बिठाते। तो ये बुगरा खान था, बलबन का बेटा, जो बंगाल में रहता था। वो कभी रूलर नहीं बना, उसका कोई एम्बिशन भी नहीं था, पर उसका बेटा कैकाबाद रूलर बन गया था दिल्ली सल्तनत का। तो एक बार वो उससे मिलने आया था, बुगरा खान अपने बेटे से मिलने आया था। तो अब वैसे तो रिश्ते में बेटा है वो, तो उसके सामने झुक नहीं सकता, बट सभी उसको झुकाते हैं, बोलते हैं कि भले वो तेरा बेटा है, लेकिन अभी वो सुल्तान है,
और तू उसके अंडर में है, तो वो पूरी कहानी उसके ऊपर बेस्ड है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आमिर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी है, ऑब्वियसली तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री लिखी है उसने। ज़ियाउद्दीन बर्री ने फतवाए जहांदरी लिखी है। फतवाए जहांदरी जो है ना, ये हिस्टोरिकल बुक नहीं है। ये क्या है? ये एक क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, मतलब कोई टर्म मेरे को याद नहीं आ रही, पर अभी हो सकता है याद आ जाए, पर मैं बता तो दूँ है क्या ये। इसमें बताया गया है कि हाउ अ मुस्लिम रूलर शुड रूल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो ये हिदायती किताब है एक, जिसमें ये ज़ियाउद्दीन बर्नी ने बताने की कोशिश करी है एक मुस्लिम रूलर को कि तुम्हें कैसे रूल करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए इस्लाम के हिसाब से क्या क्या बोलते हैं उसको, वाजिब है, क्या गैर वाजिब है, ये सब इसमें बताया गया फतवाए जहांदरी में। देन ज़ियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ऑब्वियसली फ़िरोज़ शाह तुगलक की हिस्ट्री है। देन वी हैव फुतूहत फ़िरोज़ शाही, जो कि ऑटोबायोग्राफी है, जो खुद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी है। छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है, 32 पेज की। फिरोज़ाबादी की कमस है, फ़खरुद्दीन की तारीख़ मुबारक शाही है, सैयद डायनेस्टी तक की हिस्ट्री। और इब्ने बतूता की किताबुल रहला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये किताबुल रहला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आमिर खुसरो के जितने भी लिटरेचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अल बैरूनी के जितने भी लिटरेचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हसन निज़ामी भी ठीक है, इम्पोर्टेंट। अबू बकर भी ठीक ठाक इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बता दिए, है ना। तो ये सारे मेजर लिटरेचर से किताबुल रहला, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अल बैरूनी, सॉरी अल बैरूनी बोल रहा हूँ मैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब इब्ने बतूता आया था, तो उसने यहाँ पे क्या देखा, कैसे देखा, वो सब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे मेजर लिटरेचर्स हैं। इन्हीं सारे मेजर लिटरेचर्स के बेसिस पे दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री को स्केच किया गया है कि किस तरह से क्रोनोलॉजी रही थी, कौन कौन से रूलर्स आए थे और क्या उनके अचीवमेंट्स रहे थे। ये सब इन्हीं लिटरेचर्स के बेसिस पे हुआ है। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे। हालांकि आपकी जो एग्ज़ाम होती है एनडीए सीडीएस की एग्ज़ाम, इसमें आर्किटेक्चर का मैंने नहीं देखा कभी कोई बहुत दिल्ली सल्तनत से पूछा हुआ आर्किटेक्चर का। तो इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा इसको एनहांस नहीं करूँगा, बस क्या क्या फ़ीचर होते थे वो बता दूंगा आर्किटेक्चर के विथ फोटोग्राफ्स। तो पहला जो फीचर होता है दैट इज़ ऑफ डोम, जिसको बोलते गुंबद या गुंबज। ये एक नया फीचर था जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर या इंडो सेरासिनिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो इसका एक मेजर फीचर क्या है, डोम है। दूसरा मेजर फीचर है इसका मीनार। ऐसी लंबी लंबी, ये तो बहुत ही लंबी खैर कुतुब मीनार, लेकिन और भी मीनारें बनी जो इतनी लंबी नहीं होती थी पर मस्जिदों के आसपास बनती थी। मुअज्जिन वहाँ से अजान देता था, मतलब ये तो इम्प्रैक्टिकल है कि यहाँ से कोई अजान दे और फिर सुनाई भी दे जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ पे जो जीत हासिल हुई थी तराइन की लड़ाई में, उसके कमेमोरेशन में प्रोबेबली इसको इरेक्ट किया गया था। नथिंग टू डू विथ नमाज और अजान हियर, बट हाँ इस तरह की कई मीनारें बनती थी इस्लामिक कल्चर में, अरब वर्ल्ड के अंदर भी, और प्रोबेबली कई मुअज्जिन वहाँ से अजान भी देते रहे होंगे। तो इस तरह का मीनार आर्किटेक्चर भी बहुत डेवलप हुआ। देन देयर वाज दिस कैलीग्राफी। देखो हिंदू आर्किटेक्चर जो होता था, हिंदू आर्किटेक्चर में बहुत स्कोप था आर्टिस्ट्स के पास में डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि हिंदू आर्किटेक्चर या हिंदू फिलॉसफी जो होती थी वो बड़ी ओपन होती थी, ओपन माइंडेड होती थी। तो दे कुड क्रिएट एनीथिंग ऑन द वॉल्स। बट इस्लाम के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। ह्यूमन इमेज यूज़ नहीं कर सकते, डीटीज़ को वो मानते नहीं थे, एनिमल्स की इमेजेस को भी वो
लगाते नहीं थे, तो फिर उनकी सपाट दीवारों को कैसे डेकोरेट किया जाए। तो यहाँ पे दीवारों के ऊपर जो मुसलमानों की होली बुक है कुरान, उसकी आयतें निकाल के उसको एनग्रेव या उसको यहाँ पे इंस्क्राइब कर दिया जाता था। तो ये कैलीग्राफी होता था, ये एक नया फीचर था जो ऐड हुआ था और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खास फीचर था। देन देयर वाज जाली। अंग्रेजी में इसको बोलते परफोरेटेड विंडोज। ये रोशनदान, बड़े बड़े रोशनदान जिनसे छन के धूप आती है और दूसरे सतह के ऊपर जब वो धूप गिरती है तो एक बहुत सुंदर सी आकृति फर्श पे या सामने वाली दीवार पे लगा देती है। जो आपने भी देखा होगा, अपनी रियल लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें देखी होगी। तो ये परफोरेटेड विंडोज़ वाला एक आर्किटेक्चर था जो बहुत चला इस्लामिक कल्चर में, इंडो इस्लामिक कल्चर में। देन हियर वी गेट अ बैटर स्टाइल, इसको बोलते हैं बैटर। तुगलकों के पीरियड में ये स्टाइल काफ़ी डेवलप हुई थी। ये जो स्टाइल होती है इसमें क्या होता है, अब देखो ये जहाज़ महल का, सॉरी ये उधर का फोटो है मांडव का, क्या बोलते हैं इसको, एकदम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, अभी आएगा, ध्यान आएगा मेरे को। हिंडोला महल, इसको बोलते हैं हिंडोला महल। तो ये जो है ना आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चर में आप देखोगे कि इसका जो बेस है वो बड़ा है, वाइड है ना, ये स्लांटेड है। अगर आप देखोगे तो सीधी दीवार नहीं है ये ऐसी स्लांटेड आ रही है। तो बेस इज लार्ज और जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है ये नैरो होता जा रहा है। फाउंडेशन बड़ा है और ऊपर दीवार जाके नैरो हो रही है। इसको बेटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते थे। वजह ये होती थी कि बड़ा फाउंडेशन जब ये बनाते थे तो बिल्डिंग के अंदर पोटेंशियल आ जाता था बहुत हैवी वेट कैरी करने का। बड़े बड़े गुंबद उसके ऊपर बनाए जा सकते थे विदाउट एनी फियर कि ये कोलैप्स नहीं हो जाए कहीं। तो उसके लिए क्या करते थे, फाउंडेशन बहुत वाइड ले लेते थे और ऊपर जाके दीवार ऐसी नैरो हो जाती थी और फिर ऊपर ये लकड़ी के गुंबद बना देते थे या पत्थर के गुंबद भी बना दे अगर, तो वो टिके रहते थे ऑन लार्ज फाउंडेशनल वॉल्स। तो ये बैटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता था। ये तुगलक पीरियड में पॉपुलर हुआ इस तरह का आर्किटेक्चर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं एरेबिस्क। इसमें क्या होता था, अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स सिमेट्री के साथ में अरेंज करके बना दिए जाते थे। अगेन इसका पर्पस भी इसके जैसे ही होता था कि जो सपाट वॉल्स है उसको कैसे डेकोरेट किया जाए। अब कैलीग्राफी भी कर ली आपने, कुरान की आयतें भी लिख दी, बट कब तक। तो दीवारों को डेकोरेट करने के लिए एनिमल नहीं बना सकते, देवी देवता नहीं बना सकते, मनुष्य नहीं बना सकते, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिए और उनको सिमेट्री में अरेंज कर दिया, तो वो भी देखने में अच्छे लगते थे। तो ये कुछ इनोवेशंस थे जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में आर्किटेक्चर के अंदर आ गए थे। इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर या इंडो सैरासीनिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ रीजनल किंगडम्स बता देता हूँ, कौन कौन से रीजनल किंगडम्स थे और कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश थे। बहुत सर्विस लेवल पे बताऊँगा, आई जस्ट वांट कि आपको पता हो कि जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ा था तो कौन कौन से रीजनल किंगडम्स उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में आए थे। आए तो दक्षिणी भारत में भी थे, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो विजयनगर एम्पायर वाले चैप्टर में अपन देखेंगे। एक आया था सल्तनत ऑफ बंगाल, बंगाल की सल्तनत 1338 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में अलग हो गई थी। किसने अलग करी थी? फखरुद्दीन मुबारक शाह। बाद में शमसुद्दीन इलियास शाह ने उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, दिस पीरियड, अब बंगाल में इसका हुआ क्या, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ सत्यपीर मूवमेंट, अ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विद अ मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्स। एक मूवमेंट होता है यहाँ पे, सत्यपीर मूवमेंट। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेती है एग्जाम।
अब ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होती, कोई नहीं पढ़ता, रीजनल किंगडम में कोई जाता नहीं, तो वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट हुआ मध्यकालीन युग में तो पढ़ने में ही नहीं आया किसी के, न पढ़ाने में आया किसी के, और यूपीएससी देख लेगी कि हाँ ये ऐसी जगह है जहाँ कोई गया नहीं होगा, उसका क्वेश्चन उठा के दे देगी। तो अपन देख लेते हैं यार, कभी आ जाए क्वेश्चन तो अपना निशाना सही लग जाएगा। तो सत्यपीर मूवमेंट हुआ था, और सत्यपीर जो मूवमेंट था, हिंदू और मुस्लिम कल्चर का एमालगमेशन करके एक यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उसको सत्यपीर मूवमेंट कहा गया था। Between 1494 to 1519, during the rule of Alauddin Hussain Shah, फर्स्ट बांग्ला ट्रांसलेशन ऑफ रामायण वॉज डन बाय कीर्तिवास। ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, ये पूछा जा सकता है कि बंगाली में रामायण का पहला ट्रांसलेशन कब हुआ, उस समय मुस्लिम रूलर कौन था, और वो हिंदू स्कॉलर कौन था जिसने ये किया था, तो वो कीर्तिवास था। मुस्लिम रूलर कौन था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, और रामायण का ट्रांसलेशन हुआ था। फैक्ट है, लिख लेना, याद रख लेना, जो भी आप कर सको। During the rule of Nusrat Shah in 1519 to 1532, महाभारत was translated in Bangla by काशीराम। ये भी एक फैक्ट है, तो इसको भी याद रख लो। काशीराम ने बांग्ला भाषा में महाभारत का ट्रांसलेशन किया था। रूल किसका था, मुस्लिम रूलर कौन था उस समय, नुसरत शाह। तो ये मुझे ऐसा लगा कि बंगाल की सल्तनत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो मैंने बता दिया। बंगाल की सल्तनत की लोकेशन में दिखाना चाहता हूँ इस मैप में आपको, कि जो दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था बंगाल, तो कितना हिस्सा अलग हुआ था। तो इस पूरे मैप में आप देख सकते हो, उड़ीसा के पुरी तक का इलाका था, फिर आज के पूरे बांग्लादेश का इलाका, वेस्ट बंगाल का इलाका, बिहार के ईस्टर्न पार्ट्स, इवन मतलब ऑलमोस्ट नॉर्दर्न बिहार और पटना तक के इलाके, ये भी बंगाल की सल्तनत में आ गए थे, है ना। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस इस तरफ भी था, जिसको अपन म्यांमार वगैरह बोलते, बट इतना नहीं था। मेजरली बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये तीन जगहों पे बंगाल की सल्तनत डेवलप हुई थी। फिर रीजनल किंगडम में एक और मेजर रीजनल किंगडम आता है मालवा का। लोकेशन सबसे पहले देख लो कि बिल्कुल सेंट्रल इंडिया के इधर, राजस्थान के साउथ में, ये है मालवा का इलाका। मेवाड़ के साउथ में, गुजरात के ईस्ट में, महाराष्ट्र के नॉर्थ में और बुंदेलखंड के वेस्ट में, ये मालवा का इलाका है। इसको वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 1401 में, मतलब तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद, 1398 में तैमूर का हमला हुआ था, तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई थी। 1401 में तुगलक डायनेस्टी के एक कमांडर दिलावर खान गौरी ने इस इलाके में इंडिपेंडेंस अज्यूम कर ली थी, और पहली बार मालवा की गौरी डायनेस्टी लॉन्च करी थी। तो यहाँ पे इन्होंने भी रूल किया, और दूसरे रूलर्स भी आए थे। सबसे पहले गौरी आए थे, फिर मालवा के अंदर एक खिलजी डायनेस्टी आई थी। दिस इज़ नॉट दैट खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी वाली डायनेस्टी नहीं है, इसको मालवा की खिलजी बोलते हैं। और सबसे एंड में जब शेरशाह सूरी आया था, उसके बाद मालवा का इलाका पश्तूनों के पास आ गया था। तो पश्तूनों ने भी कुछ समय रूल किया। बाज बहादुर, जो अकबर से जिसकी युद्ध हुआ था और हार गया था वो अकबर से, जिसके बाद मालवा मुगल एम्पायर का हिस्सा हो गया था, वो बाज बहादुर पश्तून रूलर था। बायजीद खान नाम था उसका। ऑल दिस डायनेस्टीज डेवलप्ड आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर इन मांडव। मांडव के अंदर जो आर्किटेक्चर है वो बहुत बढ़िया है। मांडव के आर्किटेक्चर के लिए कहा जाता है पोएट्री इन स्टोन। इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है, पर अगेन आप उस पर जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला आपको। आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है। दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर का हर फीचर मांडव के आर्किटेक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा, चाहे वो डोम हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो बैटर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो, चाहे वो एरेबिस्क हो, चाहे वो परफोरेटेड विंडोज़ हो, चाहे वो मीनार्स हो,
हर चीज़ आपको मांडव में मिल जाएगी। तो बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है मांडव का, बट आपके काम का नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जाएंगे नहीं अपन। इवन वहाँ के आर्किटेक्चर के अंदर ऐसी खास बात है कि उन्होंने उस समय नेचुरल एयर कंडीशनर्स डेवलप किए थे। इस तरह से विंडोज़ बनाई थी और उन विंडोज़ के नीचे वाटर बॉडीज़ रखी हुई थी और गर्म हवा आके भी अंदर ठंडी होके आती थी। ऐसा उन्होंने करके रखा हुआ था सिस्टम। फिर एक और रीजनल किंगडम आता है आपका गुजरात का रीजनल किंगडम। 1391 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कब? तुगलक डायनेस्टी के लास्ट फेज में। तो ज़्यादातर आप क्या देख रहे हो, तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद ये रीजनल किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं। इसको एस्टेब्लिश किया था जफर खान ने, और बाद में एक टाइटल अज्यूम किया था उसने, मुजफ्फर शाह। और इस गुजरात के इलाके में रूल किया था, इसको गुजरात सल्तनत बोलते थे। मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज महमूद बेगाड़ा। ये सबसे जाना माना रूलर है, इसलिए मैंने इसका नाम मेंशन किया यहाँ पे। एंड लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बहादुर शाह, जिसको हुमायूं ने हराया था। पहले तो बहादुर शाह ने मालवा जीत लिया था, बाद में हुमायूं ने उसके ऊपर एक अटेम्प्ट किया था और इसको डिफीट कर दिया था, और इसको मालवा और गुजरात दोनों से बेदखल कर दिया था। और उसी समय ये भागा भागा फिर रहा था। पोर्चुगीज़ के साथ में इसकी एक लड़ाई हुई और पोर्चुगीज़ ने इसको शूट कर दिया था, मार दिया था। इस तरह से गुजरात की सल्तनत जो थी वो ख़त्म हो गई थी। फिर गुजरात मुगलों के पास आ गया था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी उत्तर प्रदेश के इलाके में डेवलप हुई थी। इसकी कैपिटल जौनपुर हुआ करती थी। जौनपुर इस ज़माने में मुस्लिम या इस्लामिक स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था। और जौनपुर की कैपिटल से चलने वाली ये शर्की डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1394 में। अगेन वही फेज़ है, तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन वाला फेज़। किसने इस्टेब्लिश किया था? मलिक सरवर ने। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मुझे पता चला, तो मैंने उसको शेयर किया आपके साथ में, दैट ही वाज द पैट्रन ऑफ मलिक मोहम्मद जायसी हु ऑथर्ड पद्मावत। पद्मावत लिटरेचर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। उसका जो पैटर्न था वो ये था मलिक सरवर। इसी के पैटर्नेज में पद्मावत लिटरेचर लिखा गया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी जौनपुर बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जो मैंने आपको बताया। बड़े बड़े लोग पढ़ के गए जौनपुर से। इवन शेर शाह सूरी भी जौनपुर से ही पढ़ा हुआ था। जौनपुर की किसी यूनिवर्सिटी का एल्यूमनाई था वो। द फेमस अटाला मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इब्राहिम शाह ऑफ शर्की डायनेस्टी। अटाला मॉस्क है, बड़ी फेमस है वहाँ पे, अभी भी है वहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये। प्रैक्टिसिंग मॉस्क तो नहीं लगता कि मुझे रही होगी अब ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होगी। बट हाँ, ये बड़ी फेमस मॉस्क थी जो उस समय शर्की डायनेस्टी के दौर में बनी थी। अब अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। इतना ही सब कुछ था जो मेरे को इस चैप्टर में आपको बता रहा था। इसके साथ दिल्ली सल्तनत अपना पूरा हो जाएगा। अगला लेक्चर अपन विजयनगर एम्पायर का करेंगे। उसके बाद अपन भक्ति सूफी मूवमेंट करेंगे। फिर अपन मुगल एम्पायर करेंगे और आपका मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। फिर मॉडर्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके कुछ। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुलदरा। शुरू में ही मैंने बता दिया था सैयद डायनेस्टी है, तो और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि चैप्टर में बता चुका हूँ इसको मैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: चंपक सेंट्रल इंडिया, दुर्गरा जम्मू, कुलुता मालाबार। इनमें से कौन सा पेयर सही है? ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो ओनली 2 आएगा। अब मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। जो चंपक किंगडम है ना, मिडाइवल टाइम्स में चंपक किंगडम जो नेम था वो यूज किया जाता था इंडोनेशिया के लिए। और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। इंडोनेशिया के लिए चंपक किंगडम नेम यूज किया जाता था। और जो कुल्लूता है वो यूज किया जाता था कुल्लू वाले रीजन के लिए, कुल्लू मनाली वाला कुल्लू। और यहाँ लिखा हुआ मालाबार, तो ये भी गलत है। दुर्गरा ये जम्मू के रीजन में इस टर्म का बड़ा यूजेज था।
और प्रॉबेबली इसी वजह से वहाँ के लोगों को डोगरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि वो जो टर्म है दुर्गरा से आई, कि दुर्ग में रहने वाले वॉरियर्स होते थे वो, तो इसलिए उनको दुर्गरा बोलते थे, उससे वो डोगरा बन गए। तो वो डेफिनेटली जम्मू और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए टर्म यूज़ की जाती रही होगी, तो ये सही है। ओनली टू। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया द टर्म अरघट्टा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अरघट्टा क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की अगर थीम 2 आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये अरघट्टा मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अरघट्टा क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी मशीन होती थी जिसमें बैल घूमते थे राउंड, और उनके गोल गोल घूमने से एक चरखा चलता था, और उस चरखे से एक मटके का एक व्हील होता था, वो पानी के अंदर से चल के ऊपर आता था, और वो पानी अलग अलग क्यारियों में ढोलता जाता था, और उन क्यारियों से गया हुआ पानी खेतों के अलग अलग हिस्से में जाके खेतों की सिंचाई करता था। तो सिंचाई के लिए यूज होने वाले एक यंत्र को अरघट्टा बोलते थे। ऐसा दिखाई देता था। ये तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक फ़ोटो बनवा लिया था, पर आप समझ सकते हो, अब आप इसको देख के समझ जाओगे कि अरगट्टा काम कैसे करता था। तो मध्यकालीन युग में सिंचाई के लिए बहुत यूज़ होता था ये, और इसको अरगट्टा बोलते थे। ठीक है। तो बॉन्डेड लेबर नहीं होता था, लैंड ग्रांट्स नहीं होता था, वेस्ट लैंड भी नहीं होता था। क्या होता था? वाटर व्हील यूज्ड फॉर इरिगेटिंग लैंड्स। बंजारे ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेर जनरली, बंजारे क्या करते थे? ट्रेडर्स होते थे, और उसमें भी नमक का व्यापार बहुत करते थे। नमक की बड़ी कमी होती थी। मैं आप मतलब आज आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को कि एंशियंट और मिडाइवल टाइम्स में नमक की कितनी वैल्यू होती थी, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं होता था हर जगह। समुद्री किनारों पे अवेलेबल होता था, या कुछ इनलैंड लेक्स होती थी जहाँ पे अवेलेबल होता था, और दुनिया का बहुत बड़ा लैंडलॉक्ड एरिया ऐसा था जहाँ ये अवेलेबल नहीं होता था। तो इसका व्यापार करते थे बंजारे, और भारत से नमक लेके सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर के इलाके, ईरान के इलाके, या और भी फर्दर लैंडलॉक्ड एरियाज़ जहाँ पे नमक नेचुरली नहीं होता था, वहाँ सेल करते थे बहुत ऊंचे दामों में। और इसलिए एक जगह रुकते नहीं थे, ये लगातार ट्रैवल करते रहते थे, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। तो ये बंजारे होते थे। दे वर जनरली ट्रेडर्स। एक सेकंड के लिए किसी को ये लग सकता है कि बंजारे मतलब पेस्टरलिस्ट होते थे, जानवर चराते थे। हाँ, जानवर भी वो रखते थे, बट मध्यकालीन युग में उन्होंने ट्रेड बहुत किया, खास तौर पे नमक का। इसलिए मध्यकालीन युग के कॉन्टेक्स्ट में वो ट्रेडर ज़्यादा सही रहेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। ठीक है, अपन ने देखा था आमिल रेवेन्यू कलेक्शन करता था डिस्ट्रिक्ट में। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। इक्ता सिस्टम पहले से ही इंडिया में था? नहीं, ये तो सुल्तानों ने बनाया था, तो ये गलत हो गया, ये सही है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान। मैंने आपको कहीं बताया नहीं मीर बख्शी के बारे में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की ईजाद नहीं है मीर बख्शी। मीर बख्शी ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता था। ये मुगल पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ, पर्टिकुलरली अकबर के दौर में। तो मीर बख्शी हैज़ नथिंग टू डू विद दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बट इन मुगल पीरियड। तो इसीलिए ये दोनों बातें दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। पहली बात सही लग रही है मेरे को, तो इसका करेक्ट आंसर ओनली 1 हो जाएगा। With reference to Indian history, consider the following statements. The first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khilji. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहला मंगोलों का हमला तो चंगेज़ खान के समय हो गया था, और उस समय इल्तुतमिश था। चलो, चंगेज़ खान नहीं आया अगर भारत, तो इल्तुतमिश की डेथ के बाद बहुत मंगोल आए भारत में। बहराम शाह के समय आए, मसूद शाह के समय आए, नासिरुद्दीन महमूद के समय आए, बलबन के समय आए। तो अलाउद्दीन से पहले भी मंगोलों के इन्वेजन बहुत हुए, तो ये तो गलत बात है।
During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. मैंने बताया था ये आपको चैप्टर में, ये बिल्कुल सही बात है। 1303 एडी में चित्तौड़ के एक्सपीडिशन की इमीडिएटली बाद मंगोलों का एक बड़ा हमला हुआ था और दिल्ली की 3 महीने घेराबंदी करके रखी थी उन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरीली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक खुद केपेबल था अपनी टेरिटरीज लूज करने के लिए, उसको मंगोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये गलत पॉइंट है। तो अगेन यहाँ पे ओनली 2 सही होगा। असर्शन रीजन, मोहम्मद बिन तुगलक यूज्ड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्ने बतूता। बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक wanted to issue token currency on gold coin to promote trade with West Asia and North African countries। नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इशू करी थी, बट उसका ऑब्जेक्टिव वेस्ट एशियन कंट्री या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रेड रेड का नहीं था। वो तो उसने अपने खुद के मार्केट रेगुलेट करने के लिए इशू करी थी। तो पहला सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये सही हो जाएगा इसका। अब ये जो गोल्ड कॉइन है ना, इसका भी टोकन करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। वो टोकन करेंसी अलग थी जो चांदी के और तांबे के सिक्कों में इशू हुई थी। ये एक अलग ही गोल्ड कॉइन था उसका, जिसको दिनार कहते थे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। With reference to medieval Indian rulers, which of the following statement is correct? Alauddin's first set up a separate Ariz's department. Balban introduced the branding system of horses. दाग सिस्टम की बात हो रही। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल। नहीं, वो मोहम्मद बिन तुगलक तो उसके कजिन से सक्सीड हुआ था, फिरोज शाह तुगलक से। फिरोज शाह तुगलक सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। इसमें सिर्फ एक ही बात सही है, वो ये है, बाकी सब गलत है। अरीज़े ममालिक का डिपार्टमेंट बलबन ने शुरू किया था, अलाउद्दीन ने नहीं। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस अलाउद्दीन ने किया था, बलबन ने नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को फिरोज शाह तुगलक ने सक्सीड किया था, जो उसका कजिन था और छोटा भाई था, ना कि उसका कोई अंकल। तो सिर्फ यही सही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव जिसको कहते थे। दीवाने बंदगान, ये बताया है मैंने आपको, लेक्चर में बताया था, दिल्ली सल्तनत वाले पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले लेक्चर में। द हिस्टोरियन बर्नी refused to consider the state in India under Delhi Sultanate as truly Islamic because ज़ियाउद्दीन बर्नी ने बोला कि दिल्ली सल्तनत में जो रूलर्स हैं, दिस इज़ नॉट एन इस्लामिक स्टेट। क्यों ऐसा वो बोल रहा था? भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो नहीं करती थी। मुस्लिम थियोलॉजिस्ट मतलब मौलवी मौलाना वगैरह जो होते थे, उनको उचित सम्मान नहीं मिलता था। तीसरा, द सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशन। सुल्तान मुस्लिम लॉ के साथ साथ अपने मन से नियम बनाते रहता था। और चौथा, रिलीजियस फ्रीडम वॉज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम्स को रिलीजियस फ्रीडम दी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? सभी बातें सही, लगभग सही हो सकती है सभी बातें, इस बात को छोड़ के लगभग सही सभी सही हो सकती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि परफेक्टली इस्लामिक लॉ से कोई भी सुल्तान रूल नहीं करता था। वो अपनी सहूलियत और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्लामिक लॉज में चेंजेस करता रहता था, मॉडिफाई करता रहता था उनको। और इसीलिए ज़ियाउद्दीन बर्नी का ये कहना था कि ऐसा उससे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट हाउ अ मुस्लिम रूलर शुड रूल। और इसीलिए उसने दिल्ली सल्तनत को ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं माना, क्योंकि वो परफेक्टली शरिया लॉ के हिसाब से कभी किसी ने रूल किया ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी गलत है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक गलत है। मतलब सही एक हो गया तो बाकी तो गलत होंगे ही, पर अपन देख लेते। दीवाने अरिज बलबन, तो ये भी गलत है।
मैंने ये बता दिए किसने कौन कौन से किए थे, मुस्तखराज, अलाउद्दीन, कोही, मोहम्मद बिन तुगलक, अरिज बलबन, बंदगान ही सही है। द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, ऑन हुज डेथ डिड बदायूनी कॉमेंट दिस। ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, जब उसकी डेथ हुई थी तो जैसा उसका रूल रहा था, तो इसलिए उसके बारे में कहा गया कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से, दोनों को एक दूसरे से छुटकारा मिला। फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मेंट extra payment made to noble, excess amount paid to exchequer by the इक्तादार्स, illegal sums extorted by the peasant, या फिर an administrative unit। तो ये जो फवाजिल होता था, ये एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तादार। एक्सचेकर मतलब राजस्व विभाग। तो इक्तादार जब राजस्व विभाग को जो टैक्स, इक्तादार क्या करता था, अपने प्रोविंस से टैक्स कलेक्ट करता था, जितना भी उसका टैक्स एस्टिमेटेड होता था उतना टैक्स कलेक्ट करके वो राजस्व विभाग को देता था। तो जब वो ज़्यादा देता था एस्टिमेशन से, तो उसको फवाजिल बोलते थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ, बलबन का टाइटल क्या था, शेडो ऑफ गॉड, जिल्ले इलाही, या फिर नियाबत ए खुदाई। कि उसने बोला था कि आई एम द शेडो ऑफ गॉड, अब मैं जो भी करूँगा वो गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैं तो शेडो हूँ गॉड की, मैं जो कर रहा हूँ मैं कर ही नहीं रहा हूँ, गॉड मुझसे करवा रहा है, मैं चाहे जो करूँ वो सब कुछ सही है। सो दिस इज़ वाई ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज शेडो ऑफ गॉड। और नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई पर्शियन है, ज़िल्ले इलाही अरबिक है। इसी के साथ में आज का ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। जय हिंद।